पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट फंक्शनल मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है प्राइसिंग मूल्य निर्धारण। इसका लेक्चर फर्स्ट। मूल्य निर्धारण चैप्टर के अंतर्गत मैं आप लोगों को मूल्य निर्धारण की परिभाषा, मूल्य निर्धारण के विभिन्न उद्देश्य कौन कौन से होते हैं और साथ ही मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि विपणन कार्यों में मूल्य निर्धारण बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य होता है। एक्चुअली उत्पादों का जो मूल्य है वो संस्था की प्रतिस्पर्धी क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जो मध्यस्थ है वो भी इससे प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार से जो उपभोक्ता का व्यवहार है वो मूल्यों से काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और महंगाई की दर को प्रभावित करने वाले जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उसमें उत्पादों का मूल्य काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अब हम सबसे पहले हम देखेंगे कि मूल्य या कीमत से क्या तात्पर्य होता है। साधारण शब्दों में कीमत या मूल्य वह राशि है जो हम किसी उत्पाद या सेवा के बदले चुकाते हैं। इसमें क्लार्क की डेफिनेशन है, कीमत किसी भी वस्तु या सेवा का बाजार मूल्य है जिसे मुद्रा में प्रकट किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूल्य या जो कीमत है वो किसी भी उत्पाद या सेवा का वह मौद्रिक प्रतिफल है जो उस वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के बदले दिया जाता है। या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उत्पाद है, जो कीमत है वो किसी भी उत्पाद या सेवा का क्या होता है, मौद्रिक मूल्य होता है और यह मौद्रिक मूल्य मुद्रा में या उस मौद्रिक मूल्य वाली वस्तुओं द्वारा चुकाया जा सकता है। मूल्य में वह सब कुछ शामिल होता है जो एक उपभोक्ता कुछ प्राप्त करने के बदले चुकाता है। अब जो मूल्य है, जो कीमत है, उसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे मकान के लिए किराया दिया जाता है, शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस होती है, मुद्रा के उपयोग के लिए ब्याज, परिवहन के लिए किराया और डॉक्टर या वकील की सेवाओं के लिए फीस, कर्मचारी की सेवा के लिए वेतन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मूल्य है उसको अनेक नामों से जाना जाता है। मूल्य की परिभाषा के बाद में नेक्स्ट है मूल्य या कीमत निर्धारण का अर्थ। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रोफेसर कोरी की डेफिनेशन। किसी समय विशेष पर ग्राहकों के लिए उत्पाद के मूल्य को परिमाणात्मक रूप में यानी रुपयों में परिवर्तित करने की जो कला है वह कीमत निर्धारण है। तो इस प्रकार से मूल्य निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी उत्पाद या सेवा के मूल्य को मौद्रिक रूप से निर्धारित किया जाता है। यह प्रक्रिया उत्पाद या सेवा को बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व प्रारंभ होती है और इस प्रक्रिया में मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों, मूल्य को प्रभावित करने वाले घटकों, उत्पाद का मौद्रिक मूल्य, मूल्य नीतियों और व्यू रचनाओं आदि को निर्धारित किया जाता है। मूल्य निर्धारण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। जो मूल्य निर्धारण के उद्देश्य हैं वो कई प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। विभिन्न विद्वानों ने मूल्य निर्धारण के अलग अलग उद्देश्य बताए हैं, जिसमें स्टैंटन तथा उनके सहलेखकों के अनुसार प्रत्येक विपणन कार्य जिसमें मूल्य निर्धारण भी सम्मिलित है किसी एक लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। कोई भी कार्य निरुद्देश्य नहीं किया जाता है, अतः मूल्य निर्धारण कार्य भी किन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर किया जाना चाहिए। जो स्टैंटन और उनके सहलेखकों ने मूल्य निर्धारण के जो विभिन्न उद्देश्य हैं उनको 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। जैसे पहला लाभ प्रधान उद्देश्य, दूसरा है विक्रय प्रधान उद्देश्य और तीसरा है यथावत स्थिति उद्देश्य। अब ये जो विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हैं, अब इनको मैं विस्तृत रूप से इनके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है अधिकतम लाभ अर्जित करना। मूल्य निर्धारण का सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है जिसे अधिकतम लाभ अर्जित करने के नाम से जाना जाता है। यह उद्देश्य सबसे प्राचीनतम उद्देश्यों के अंतर्गत गिना जाता है। अधिकतम लाभ कमाने के लिए जो वस्तु, जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस इस प्रकार से डिसाइड की जाती है जिससे कि जो सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो जाए।
लेकिन जो अधिकतम लाभ का उद्देश्य है वो तभी पूरा हो सकता है जबकि जो संस्था की बाजार में मोनोपोली यानी एकाधिकारी की पोजीशन में होती है। और दूसरा है कि जो संस्था बहुत ऊंचे मूल्य पर माल बेचने में सक्षम हो, तभी इस प्रकार का उद्देश्य रखा जा सकता है। नेक्स्ट है विक्रय पर लक्षित लाभ को प्राप्त करना। अब मूल्य निर्धारण का उद्देश्य विक्रय पर पूर्व निर्धारित लाभ का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना भी हो सकता है। यह लाभ विक्रय राशि का निश्चित प्रतिशत या प्रति इकाई हो सकता है। जैसे हो सकता है कि विक्रय पर 20% लाभ प्राप्त करना या विक्रय पर 30% लाभ प्राप्त करना है। नेक्स्ट है विनियोग पर लक्षित लाभ को प्राप्त करना। विक्रय पर लाभ लक्ष्य की तरह ही विनियोग पर लाभ लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। यह क्या होगा कि इसमें संस्था की जो कुल विनियोग की राशि है उसके एक निश्चित प्रतिशत के रूप में हो सकता है। जैसे टोटल जो विनियोग है उस राशि पे हमें 10%, 20% या 30% लाभ अर्जित करने का लक्ष्य रखा जा सकता है। नेक्स्ट है मलाई उतार मूल्य। अब कभी कभी संस्था का उद्देश्य मलाई उतारना भी हो सकता है। इस उद्देश्य के अंतर्गत जो उत्पाद है उसका प्रारंभिक मूल्य क्या होता है, बहुत हाई रखा जाता है। इससे प्रारंभिक विक्रय से संस्था बहुत अधिक लाभ अर्जित कर लेती है। इसीलिए इसे मलाई उतार मूल्य के नाम से जाना जाता है। कुछ समय बाद में जब उस उत्पाद की प्रतिस्पर्धी संस्थाएं या जो स्थानापन्न उत्पाद बाजार में आ जाते हैं तो उस उत्पाद का जो मूल्य है वो घटा दिया जाता है। लेकिन इस प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जबकि जो संस्था के द्वारा जो बनाए जाने वाला प्रोडक्ट है वो एकदम नया हो और उसके स्थानापन्न कोई अन्य प्रोडक्ट नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट है उचित लाभ अर्जित करना। कई बार संस्था उचित लाभ अर्जित करने की भी नीति अपना सकती है, लेकिन ऐसी संस्थाएं अपनी प्रतिस्पर्धी संस्था के जो मूल्यों और अपनी लागतों को ध्यान में रखकर ऐसा मूल्य निर्धारित करती है कि वो उचित हो और साथ ही संतोषजनक लाभ कमा सके। नेक्स्ट है हानि को न्यूनतम करना। कभी कभी संस्था बहुत ज़्यादा कंपटीशन की पोजीशन में आ जाती है और उसको प्रॉफिट अर्न करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मूल्य निर्धारण का जो उद्देश्य है वो लाभ कमाने के बजाय जो लॉस है उसको मिनिमाइज करना भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रय मात्रा को अधिकाधिक करना। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य जो सेल्स है उसको मैक्सिमाइज भी करना हो सकता है। ऐसे उद्देश्य को प्राय जो विद्यमान विक्रय में एक निश्चित अवधि में एक निश्चित प्रतिशत की वृद्धि के रूप में प्रकट किया जा सकता है। लेकिन ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो संस्था है वो कई उपाय कर सकती है। जैसे जो प्रमोशनल टेक्निक्स है उसको उपयोग बढ़ाकर कर सकती है, प्रतिस्पर्धी मूल्य रखना हो सकता है और कभी कभी अल्पकाल में हानि पर माल बेचना हो सकता है। तभी विक्रय मात्रा को अधिकाधिक किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार भाव को बनाए रखना। कभी कभी मूल्य निर्धारण का उद्देश्य संस्था को जो मार्केट शेयर है उसको बनाए रखना भी हो सकता है। ऐसा उद्देश्य तब रखना पड़ता है जबकि संस्था बहुत अधिक कंपटीशन मतलब जो संस्था उसको बहुत अधिक कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा हो। नेक्स्ट है ग्राहकों की संख्या को अधिकाधिक करना। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करके विक्रय की मात्रा में वृद्धि करना भी हो सकता है। प्राय नई संस्थाएं ग्राहकों की संख्या को बढ़ाकर अपनी विक्रय मात्रा बढ़ाती है। नेक्स्ट है बाजार भाग या अंश को बनाए रखना। कभी कभी संस्था मूल्य निर्धारण का उद्देश्य रखती है कि जो बाजार भाग या बाजार अंश को बनाए रखना भी हो सकता है। लेकिन इसमें होता है कि बाजार भाव को जैसे बनाए रखना ही अधिकतम भी हो सकता है। ऐसा उद्देश्य तब रखा जाता है जबकि संस्था की जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत अधिक होती है। वह बाजार भाव को बढ़ाकर विक्रय बढ़ाना चाहती है ताकि वृहत उत्पादन के जो बचते हैं उनका लाभ प्राप्त कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है उचित मूल्य छवि बनाना। कुछ संस्थाएं अपनी छवि उचित मूल्य वसूलने वाली भी बनाना चाहती है।
तो अतः उनका मूल्य निर्धारण का उद्देश्य उचित मूल्य छवि बनाना हो सकता है। नेक्स्ट है मूल्य स्थिरता बनाना। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य जो उत्पाद का मूल्य है उसमें स्थिरता बनाए रखना भी हो सकता है, लेकिन ऐसा उद्देश्य तब होता है जबकि उत्पाद बहुत ही प्रामाणिक होता है और संस्था की जो गुडविल है बहुत अच्छी होती है। एंड लास्ट पॉइंट है अस्तित्व की रक्षा करना। कई बार संस्था ऐसी पोजीशन में आ जाती है कि उसको अपने अस्तित्व को बचाने की आवश्यकता होती है, तो वहां पर अपने जो मूल्य निर्धारण का उद्देश्य क्या हो सकता है, अस्तित्व की रक्षा करना हो सकता है। संस्था का कई बार ऐसी पोजीशन, जैसे इसमें संस्था का जो प्रोडक्ट है वो अप्रचलन में आ जाए, या संस्था की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका अनुकूलतम उपयोग नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसका उद्देश्य, मूल्य निर्धारण का उद्देश्य अस्तित्व की रक्षा करना भी हो जाता है। मेन हेडिंग है मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। मूल्य निर्धारण को बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इनको दो वर्गों में बांटकर इनका अध्ययन किया जा सकता है। सबसे पहले है आंतरिक घटक और दूसरा है बाह्य घटक। तो आंतरिक घटक में सबसे पहले हम देखेंगे आंतरिक घटक, इंटरनल फैक्टर्स। मूल्य निर्धारण के जो आंतरिक घटक है वे होते हैं जो संस्था के भीतरी कारणों से उत्पन्न होते हैं। अब ये आंतरिक घटक कौन कौन से होते हैं, उनमें फर्स्ट पॉइंट है विपणन मिश्रण यानी मार्केटिंग मिक्स। विपणन मिश्रण में जो प्राइस है वो एक इम्पॉर्टेंट घटक है, किंतु मूल्य निर्धारण करते समय विपणन मिश्रण के जो अदर घटक है, अदर फैक्टर्स है, जैसे उत्पाद, मध्यस्थ और जो प्रमोशनल फैक्टर्स है, उनको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इसके पीछे एक कारण है कि इनमें से किसी भी एक घटक में परिवर्तन होता है तो उसका इफेक्ट अदर फैक्टर्स पे पड़ता है। अतः मूल्य निर्धारण में सभी घटकों में होने वाले परिवर्तन को हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है संगठनात्मक घटक। संगठनात्मक घटक से तात्पर्य उन घटकों से होता है जो किसी संस्था में मूल्य निर्धारण की आंतरिक व्यवस्था से संबंधित होते हैं। ये दो स्तर पर इनकी व्यवस्था होती है। पहले स्तर पर अर्थात जो हाई लेवल मैनेजर हैं, मूल्य निर्धारण की जो आधारभूत व्यू रचना तैयार की जाती है तथा उत्पादों के लिए विभिन्न मूल्य विस्तार या जो स्तर है यानी जो प्राइस रेंज है वो तय की जाती है। और जो सेकंड लेवल पर है यानी जो मध्यम वर्गीय प्रबंध स्तर पर वास्तविक मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार संस्था के मूल्य निर्धारण में आंतरिक व्यवस्था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पाद विभेदीकरण। जैसा कि हम जानते हैं कि जो उत्पादों के प्रति जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है उसमें कुछ ना कुछ उनके लक्षणों में अंतर किया जाना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है उनका जो रंग, रूप, आकार, डिज़ाइन, बनावट, पैकेजिंग है, निष्पादन क्षमता है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है और यही उत्पाद विभेदीकरण मूल्य निर्धारण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पाद की लागत। उत्पाद की लागत का उसके मूल्य पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अतः प्रत्येक संस्था को उत्पाद की लागत को मूल्य निर्धारण में ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है उत्पाद जीवन चक्र यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उत्पाद जीवन चक्र की जैसा कि हम जानते हैं डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, तो ये उत्पाद जीवन चक्र की जो विभिन्न अवस्था हैं वो मूल्य निर्धारण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। जैसे उत्पाद प्रवेश की अवस्था में संस्था बाजार निर्माण के लिए जो मूल्य है वो क्या करती है, कम रख सकती है, लेकिन फिर उसके बाद में जब विकास अवस्था में कुछ मूल्य बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन जब परिपक्वता अवस्था आती है तो उस समय कंपटीशन की स्थिति आ जाती है तो मूल्यों में असामान्य वृद्धि भी की जा सकती है, लेकिन फिर उसके बाद में जब पतन की अवस्था में मूल्य को घटाने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पाद की विशेषताएं। उत्पाद की जो विशेषता है वो उसके मूल्य को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती है।
जैसे उत्पाद नाशवान है, स्थानापन्न है, वैकल्पिक है, विलासिता, आवश्यकता आदि किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर उत्पाद नाशवान उत्पाद का मूल्य है वो उसकी मांग और पूर्ति से काफी हद तक प्रभावित होता है। जो स्थानापन्न उत्पाद का जो मूल्य है वो बहुत ही प्रतिस्पर्धी रखना पड़ता है, और यदि उत्पाद आवश्यक कैटेगरी का है और उसका कोई विकल्प न हो तो उसका जो प्राइस है वो ऊंचा भी हो सकता है। और जो विलासितापूर्ण उत्पाद होते हैं उनका मूल्य ऊंचा रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यस्थ। मूल्य निर्धारण को जो मध्यस्थों की जो संख्या है वो भी काफी हद तक प्रभावित करती है। अगर अधिक संख्या में मध्यस्थ होंगे तो मूल्य ऊंचे रखने पड़ते हैं, जबकि अगर मध्यस्थों की संख्या कम है तो उत्पाद का जो मूल्य कम भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट मेन पॉइंट है बाह्य घटक यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स। मूल्य निर्धारण को बाह्य घटक भी समान रूप से प्रभावित करते हैं। उनमें फर्स्ट है उत्पाद की मांग। जो उत्पाद की मांग है वो मूल्य निर्धारण को बाह्य घटक के रूप में काफी हद तक प्रभावित करती है। जो मांग है वो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे लोचदार मांग हो सकती है, बेलोचदार मांग हो सकती है, या पूर्णतः लोचदार मांग हो सकती है, अथवा पूर्णतः बेलोचदार मांग हो सकती है। तो जिस प्रकार की मांग है उसके अकॉर्डिंग जो उत्पाद का मूल्य निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मूल्य पर सदैव प्रभाव पड़ता है। प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के उत्पादों, मूल्यों, उनके द्वारा जो किए जाने वाले प्रमोशनल जो एफर्ट्स है, वितरण मध्यस्थ है, संस्था के मूल्य को समान रूप से प्रभावित करते हैं। सामान्यतः कोई भी संस्था अपने प्रतिस्पर्धियों से अधिक मूल्य नहीं रख सकती है। अतः एक संस्था जब भी उत्पाद का मूल्य डिसाइड करती है तो अपनी प्रतिस्पर्धियों के या तो समान रखती ही है या उससे थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे रख सकती है। नेक्स्ट है क्रेता का व्यवहार और प्रकृति। अब क्रेता में कई प्रकार के क्रेता आ सकते हैं, जैसे घरेलू, व्यापारिक, औद्योगिक, सरकारी आदि विभिन्न प्रकार के क्रेता इस क्रेता शब्द में शामिल होते हैं। इनका जो व्यवहार है और प्रकृति है वो भी मूल्य को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है संसाधनों की लागत। उत्पादों के निर्माण में कच्चा माल, शक्ति के साधन, श्रम, पूंजी आदि डिफरेंट जो संसाधन है उनकी आवश्यकता पड़ती है। अतः इनकी प्राप्ति की लागत भी संस्था के उत्पादों के मूल्य को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थव्यवस्था की विभिन्न अवस्थाएं। अर्थव्यवस्था में कभी तेजी होती है, कभी मंदी होती है, कभी मुद्रास्फीति, कभी मुद्रा संकुचन, तो आदि कोई भी दशा हो सकती है। तो इन विभिन्न दशाओं के आधार पर भी जो वस्तु का जो मूल्य है या जो उत्पाद का मूल्य है वो रखा जा सकता है। लास्ट पॉइंट है सरकारी नियम और नीतियां। सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम और नीतियां हैं वो भी मूल्यों को प्रभावित करती है। सरकार इसके बारे में विभिन्न प्रकार के कानून और नियम बनाकर मूल्यों का नियमन और नियंत्रण करती है। अनेक आर्थिक नीतियां भी उत्पादों के जो मूल्य है उसको प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसी प्रकार से हमारे देश में विभिन्न प्रकार के अधिनियम समय समय पर बनाए गए हैं, जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम है, MRTP एक्ट है, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति है, आयात निर्यात नीति है। ये सभी जो नीतियां और जो अधिनियम बनाए गए हैं समय समय पर, ये भी जो उत्पाद के मूल्य हैं उनको काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से आज का मेरा लेक्चर यहीं पे खत्म समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।